हेलो। ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको श्रोडिंगर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इससे पहले, इसको जानने से पहले जो प्रीवियस के कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जैसे पदार्थ की दोहरी प्रकृति, जिसको द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य का द्वैत व्यवहार। कौन कौन सा व्यवहार होता है द्रव्य का? पहला होता है तरंग और दूसरा होता है कण। डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, इसके पहले वाले क्लास में हमने बात किया था कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, जो कण के सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वह भी तरंग और कण की तरह व्यवहार करता है। उसी को श्रोडिंगर ने यांत्रिक, क्वांटम यांत्रिक, जिसको तरंग यांत्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बारे में बताया गया था। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग कहना चाहें तो द्रव्य के जगह उसकी सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन को तरंग और कण के रूप में बोल सकते हैं, जिसमें पहले से ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका अधिकांश भाग तरंग की तरह व्यवहार करता है कण की तुलना में। मतलब ज्यादा जो पाई जाती है वो होती है तरंग एज कंपेयर टू कण। तरंग के गुण ज्यादा मिलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन में तरंग के जो गुण होते हैं वो ज्यादा मिलता है कण की तुलना में। तो ये तो हो गई पहली बात। और इससे जस्ट पहले में पढ़े थे हाइजेनबर्ग, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा चीज क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़े थे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसका स्थिति, दोनों चीज एक ही समय पर निर्धारित करना, यथार्थता पूर्वक निर्धारित करना असंभव है। अर्थात डेल एक्स इंटू डेल ऑफ v इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल एक्स डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये क्या चीज दर्शाता है? ये दर्शाता है, इसको हाइजेनबर्ग ने दिया था, जो दर्शाता है कि स्थान, ये स्थिति बताती है इसकी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और ये बताता है उसका वेग। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्थिति और वेग एक ही समय में यथार्थता पूर्वक, मतलब एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते दोनों को। ठीक है, और ये दोनों थ्योरी को आगे ले जाकर श्रोडिंगर ने अपनी मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग आज के दिन में जानते हैं कौन से नाम से? तरंग यांत्रिकी मॉडल के नाम से। जिसमें क्या बताया था श्रोडिंगर ने, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति होती है उसको आगे ले गया, कण प्रकृति को छोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को आगे ले जाकर बताया। क्या बताया? इसके बारे में एक समीकरण निकाला और उसमें बताया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग एक साथ निर्धारित तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए प्रायिकता जो होती है, जहां पास ज्यादा पाया जाएगा, वो बताया जा सकता है। ये किसने बताया? श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने, देखो यहां पास लिख देते हैं श्रोडिंगर। ये क्या बताया? ये भी बोलता है, श्रोडिंगर भी बोलता है कि दोनों डेल एक्स और डेल वी दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्थिति के जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की बात किया है। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, ऐसा टाइप का। ठीक है, वो श्रोडिंगर ने नहीं बोला कि यही पास इलेक्ट्रॉन आएगा, वो बताया कि यहां पास आ सकता है। कम से कम ये जो हाइजेनबर्ग ने बताया था उससे बेटर मिलता है यहां पास, किसके थ्योरी में? श्रोडिंगर के में। ये बोला था, कोई गलत नहीं बोला था हाइजेनबर्ग ने। उसके बाद जो श्रोडिंगर ने आया उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके कहा, क्या कहा? कि जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी पाए जाने की प्रायिकता एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होती है, उसके बारे में बताया है कौन?
श्रोडिंगर ने, और साथ में एक उसके लिए समीकरण प्रतिपादित किया जिसके हिसाब से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, जिसमें ये साई है ना, ये साई है तरंग फलन। साई को क्या बोलते हैं? तरंग फलन। और साई स्क्वायर जो बताता है, ओके, तो अगला जो साई स्क्वायर है वो बताता है हमको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता। जो हमारा इक्वेशन है श्रोडिंगर द्वारा जो तरंग यांत्रिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के लिए इक्वेशन दिया गया था, सिग्मा स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जे स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर 8 पाई एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 में जो साई होता है वो तरंग फलन होता है और साई स्क्वायर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है। यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद इसने एक ग्राफ के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश किया था। जो इक्वेशन है उसमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, इसके बारे में कहां पास इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में रिलेशन बताया, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा समझिएगा। ये एक्स एक्सिस में इसने बताया नाभिक से दूरी, नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, जिसे हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। नाभिक से दूरी स्मॉल r। अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जब फिल करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे पहले कक्षक में भरते हैं, लेकिन कक्षक से भी पहले एक चीज आती है ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसको उपकोष बोलते हैं, जो s उपकोष होता है। तो पहले वाले 1s की बात करते हैं जहां पास n इक्वल टू 1 होती है। अगर यहां हम लोग बात करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, जहां पास मैक्सिमम जो पॉइंट होता है और सेंटर से जो दूरी होती है वो होती है 0 पॉइंट, ये होता है एंगस्ट्रॉम में 0.539। क्लियर है? मतलब नाभिक से लेकर, ये सेंटर है, नाभिक से लेकर इस पर्टिकुलर दूरी पर पहले उपकोष में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वैसे ऐसे इस ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे तो हमको पता चलेगा जो मैक्सिमम मिलता है वो 2s में मिलता है, n इक्वल टू 2 के लिए s की बात कर रहे हैं, और इससे थोड़ा सा कम हो जाता है कब? जब ये 2p की बात करते हैं, n इक्वल टू 2 ही रहता है तब। यहां पास l की बात करेंगे तो 0 आएगा, यहां भी l की बात करेंगे तो 0, लेकिन यहां पास l की बात करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से कुछ बताते गया। यहां पास देखो, ये एकदम डीप में इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि अभी के 11 के बेस पे ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये आपको काम आएगा। आप जैसे 12th कंप्लीट करते हैं उसके बाद किसी भी कॉलेज में एंटर करते हैं, बीएससी वगैरह पढ़ते हैं, उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, तो ये चीज़ आपको पूरी देखने को मिलेगी। अभी के लिए आपको एक चीज़ बस जो याद रखना है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्या बताया था, क्यों बताया था, तरंग यांत्रिकी मॉडल के बारे में एकदम बेसिक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके हिसाब से ये चीज़ निकला, उसका समीकरण भी बना दिया। किसके लिए समीकरण बना दिया? इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना। जैसे पहले वाले कक्षक में, पहले उपकोष में 0.539 इस रेडियस पर, इस दूरी पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है।
मतलब वहां पास ऐसा नहीं बोला है कि वहां पाया जाएगा, संभावना सबसे ज्यादा वहां पास है। ठीक है, तो यहां पास संभावना ज्यादा होती है। फिर उसके बाद 2s के लिए बोलते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाती है। जब 2p की बात करते हैं थोड़ा सा कम होता है, 3s की बात करते हैं फिर थोड़ा दूर हो जाएगा। ऐसे करके बनते जाता है क्वांटम यांत्रिकी यानी तरंग यांत्रिक मॉडल के लिए जो ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना और नाभिक से दूरी के लिए तब। और ये पूरा समीकरण का कंक्लूजन जो निकलता है वो एक चीज बताती है हमको, इसमें 2-3 हल मिलता है। ठीक है, 3 रिजल्ट मिलते हैं, 3 रिजल्ट मिलता है जिसको हम लोग क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। क्वांटम नंबर। अब आप बोलेंगे यहां पास क्वांटम नंबर सर हमने 4 पढ़ा है, 4 ही पढ़े हैं, लेकिन यहां पास जो रिजल्ट निकलता है वो 3 और इसके साथ एक और क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। 4 क्वांटम संख्याएं होती है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो श्रोडिंगर का समीकरण था उसके हिसाब से हमको 3 रिजल्ट मिलता है जो 3 क्वांटम संख्या का ज्ञात कराता है और एक क्वांटम संख्या हम लोग और अलग से पढ़ेंगे। तो टोटल ऐसे करके 4 क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आज का बेसिक क्वांटम यांत्रिक यानी क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक वीडियो जिसमें श्रोडिंगर ने अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो यही चीज है। आप आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग? क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं जो 4 प्रकार की होती है उसके बारे में एकदम डीप नॉलेज, एकदम डीपली जानेंगे। ठीक है, वहां पास आपने अगर पढ़ा, वीडियो कंटिन्यू में देखे क्वांटम नंबर के बारे में, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी क्वांटम नंबर निकालने में या समझने में। क्लियर है? चलो, तो आज का वीडियो बस यही पास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।